हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 6 11th का, जिसका टाइटल है लीनियर इनइक्वालिटीज, જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે સુરેખ असमताओं। अब ये जो चैप्टर है उसका नाम देखने से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी इक्वालिटी नहीं होगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में ज्यादातर कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू पर। જ્યારે આપણે કોઈ સમીકરણ લખતા હોઈએ તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુને સરખાવવા માટે વચ્ચે બરાબરની નિશાની કરીએ છીએ, પરંતુ આપણા પ્રકરણનું નામ છે અસમતા। અસમતા એટલે કે સમાન નહીં, સમાન ના હોય તો એને કયા સિમ્બોલથી આપણે એટલે ચિહ્નથી ઓળખવામાં આવે છે। अगर हम बात करें इनइक्वालिटी, एज एन एग्जांपल ax plus bx is equal to c। ज्यादातर हम ऐसा कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसके बीच में सिंबल कौन सा है, इक्वल टू का। ये हुई इक्वालिटी। हमें क्या चाहिए, इनइक्वालिटी यानी कि नॉट इक्वल, असमानता, समान नहीं। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर है, कोई एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b। मेरे पास दो नंबर हैं a और b, और मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर कोई भी दो नंबर इक्वल ना हो तो उन दोनों के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर a ग्रेटर देन b और a लेस देन b। जो મારા પાસે કોઈ પણ બે સંખ્યા a અને b હોય અને હું એમ કહી દઉં કે બંને સંખ્યા સમાન નથી તો આપણા પાસે બે શક્યતા ઊભી થાય, કા a છે b કરતા મોટો હશે અથવા તો a b કરતા નાનો હશે। જો બંને સંખ્યા સમાન ન હોય तो एक संख्या मोटी हશે, બીજી संख्या नानी हશે। आ संबंध होई શકે છે। तो इन शॉर्ट हमें अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इनइक्वालिटी यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर में ये जो सिंबल है इक्वल टू का, वो हमें यूज नहीं करना है। इनइक्वालिटी यानी इस चैप्टर में कहीं पे भी इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करना है। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो अब इस पूरे चैप्टर में हम चार सिंबल का ज्यादातर यूज करेंगे, और वो चार सिंबल हैं आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ए बी ए बी ए बी ए बी, यहां पर मैंने चार इक्वेशन लिखे हुए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। केस नंबर 1 a लेस देन b, केस नंबर 2 a ग्रेटर देन b, केस नंबर 3 a लेस देन और इक्वल टू b, एंड केस नंबर 4 a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इतना पता है, ओके। अब अगर इन चारों को जो मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, अगर उसको मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, a लेस देन b क्या रिप्रेजेंट करता है, तो a लेस देन b रिप्रेजेंट करता है a की वैल्यू b से छोटी है, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है, a लेस देन और इक्वल टू b, a की वैल्यू b जितनी या उससे छोटी है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a की वैल्यू b जितनी या फिर उससे बड़ी है। ऐसे हमारे पास चार स्टेटमेंट हैं। अब इन चारों को मुझे दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो मैं कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ। हमारे पास आए चार समीकरण जो છે આ ચારેનો આપણે જો વાક્ય બનાવીએ તો વાક્ય શું બને છે, a b કરતા નાના છે, a b કરતા મોટા છે, a b
બી જેટલા અથવા બી થી નાના છે, એ બી જેટલા અથવા એનાથી મોટા છે. હવે આ ચારે ચાર સમીકરણને મારે બે ની જોડી બનાવી અને બે ભાગમાં વિભાજિત કરવા હોય તો કયા કયા ભાગમાં હું એને વિભાજિત કરી શકું? तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं और इन दोनों का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं. क्यों मैंने लेस देन ग्रेटर देन सिलेक्ट किए? मैं ऐसा भी तो सिलेक्ट कर सकता था, लेस देन और इक्वल टू इन दोनों की जोड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की जोड़ी, ऐसी भी जोड़ी मैं बना सकता था. लेकिन मैंने वो जोड़ी नहीं बनाई. मैंने कौन सी जोड़ी बनाई? लेस देन ग्रेटर देन की एक जोड़ी, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू की दूसरी जोड़ी. अब ऐसा मैंने क्यों किया? तो ध्यान से फिर से देखते हैं. a लेस देन b का मतलब a की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए. a की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए. a मस्ट बी लेस देन b, a ग्रेटर देन b. a की वैल्यू b से बड़ी ही होनी चाहिए. a मस्ट बी ग्रेटर देन b. लेकिन इन दोनों के लिए जब मैं बात करता हूं तो मेरी जो स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी. a की वैल्यू b जितनी या उससे छोटी होनी चाहिए. a की वैल्यू b जितनी या उससे बड़ी होनी चाहिए. दोनों में देखिए कितना चेंज है. a की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए. a की वैल्यू b जितनी या उससे छोटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, यहाँ पे इन दोनों केसेस में स्ट्रिक्टनेस कम है. तो ये इनइक्वालिटी है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. अगर हम यूज करते हैं सिंबल लेस देन एंड ग्रेटर देन ओनली, देन वी कैन से दैट इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं तो उसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, चुस्त असमता. જ્યારે આપણે ખાલી લેસ દેન કે ખાલી ગ્રેટર દેન ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આ પ્રકારની અસમતાને કહેવામાં આવે છે ચુસ્ત असमता. अगर हम सिंबल यूज करते हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसको बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को गुजराती में बोलते हैं चुस्त असमता और स्लैक इनइक्वालिटी को बोलते हैं मिश्र असमता. तो जब भी हम इनइक्वालिटी, अब इतना तो पता ही है, इनइक्वालिटी यानी इक्वल टू का सिंबल कहीं पे नहीं होगा. तो कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं? तो चार सिंबल हो सकते हैं. ओनली लेस देन, ओनली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. असमता એટલે સમાન નહીં હોય. સમાન નહીં હોય એટલે બરાબરની નિશાની આપણે કેમ નહીં વાપરીએ? બરાબરની નિશાની નહીં વાપરીએ તો કઈ કઈ નિશાની વાપરી શકીએ છીએ? ખાલી લેસ દેન, ખાલી ગ્રેટર દેન, લેસ દેન અને ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર દેન અને ઇક્વલ ટુ. તો આ ચાર અસમતાઓને આપણે બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ છીએ. ચુસ્ત અસમતા અને મિશ્ર અસમતા. ખાલી લેસ દેન અને ખાલી ગ્રેટર દેન હોય તો એની અસમતાને કહેવામાં આવે છે ચુસ્ત અસમતા. ચુસ્ત પણ કેવી છે? એની કિંમત b કરતા નાની જ હોવી જોઈએ. એની કિંમત b કરતા મોટી જ હોવી જોઈએ. તો જ્યારે આ બે કેસની આપણે વાત કરીએ છીએ તો શું છે? એની કિંમત b જેટલી અથવા એનાથી નાની, એની કિંમત b જેટલી અથવા એનાથી મોટી. તો આનામાં મિશ્ર અસમતા આવશે. એટલી બધી ચુસ્તપણે નથી કરવામાં આવી. તો પહેલા બે કેસને કહેવામાં આવે છે ચુસ્ત અસમતા અને બીજા બે કેસને કહેવામાં આવે છે મિશ્ર असमता. क्लियर? ठीक. अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे. अब अगर आगे बात करें तो कुछ ऐसे इक्वेशंस आते हैं जिसमें आपको थ्योरी दी गई है और थ्योरी के ऊपर से आपको इक्वेशन जनरेट करने हैं. તમને પ્રશ્ન પૂછેલો હોય અને અમુક વાક્ય ઉપરથી તમારે એના સમીકરણ બનાવવાના હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકાય? चलिए अब ध्यान से सुनिए. एक सुरेश
नाम का लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम है सुरेश। अब वो बाजार में जा रहा है 200 रुपए लेके। ध्यान से सुनिएगा, सुरेश है वो बाजार जा रहा है और उसके पास 200 रुपीज है। अब उसको क्या परचेस करना है? उसको परचेस करना है राइस। सुरेश बाजार जा रहा है 200 रुपीज के साथ और उसको राइस परचेस करना है। अब राइस है, उसकी पैकिंग 1 kg की अवेलेबल है, रेडीमेड पैकिंग 1 kg की। और 1 kg की जो पैकिंग आती है राइस की, उसकी प्राइस है 30 रुपीज। तो अब वो 200 रुपए लेके गया है और उसको राइस परचेस करने हैं। और राइस की 1 kg की जो पैकिंग आती है उसकी प्राइस है 30 रुपीज। तो मान लेते हैं कि उसने कुछ पैकेट राइस के खरीदे, कुछ यानी कितने, चलो एज्यूम कर लेते हैं उसने X पैकेजिंग की खरीदी की है, X पैकेट परचेस कर लिए। तो एक पैकेट के 30 रुपीज, तो X पैकेट के कितने होंगे? 30 इंटू X। तो हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा 30x। ओके, अब उसके पास रुपए कितने हैं? 200। तो वो जो भी परचेस करेगा वो 200 रुपए से कम की परचेस करेगा या फिर एग्जैक्टली 200 रुपए की परचेस करेगा। ओके, तो 30x शुड बी लेस देन 200। तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन। फिर से बताता हूँ, सुरेश है वो मार्केट जा रहा है 200 रुपए लेके और उसको मार्केट से राइस की शॉपिंग करनी है। अब राइस 1 kg के पैकेट में अवेलेबल है और एक पैकेट की प्राइस है 30 रुपीज। अब वो कुछ पैकेट की शॉपिंग करता है, तो एक पैकेज के 30 रुपीज, तो समझो कि उसने X पैकिंग की हो, X शॉपिंग की हो, तो X इंटू 30 रुपए की शॉपिंग होगी। ये कितना होगा वैल्यू? 200 रुपए से तो कम ही होगा, क्योंकि उसके पास गए कितने हैं? 200 रुपए लेके बाजार गया है, तो 200 से ज्यादा रुपए की तो शॉपिंग करेगा नहीं। तो 30x शुड बी लेस देन 200। एक પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ છે। સુરેશ નામનો છોકરો છે 200 રૂપિયા લઈ અને માર્કેટમાં ચોખાની ખરીદી કરવા જાય છે। ચોખા છે એ 1 કિલોની પેકિંગમાં અવેલેબલ છે। હવે 1 કિલોનું જે પેકેટ આવે છે ચોખાનું, એનો રૂપિયા છે 30 રૂપિયા। એ અમુક પેકેટની ખરીદી કરે છે। હવે એક પેકેટની ખરીદી કરે તો 30 રૂપિયા લાગે। એવા x પેકેટની ખરીદી કરે તો 30x। અને કેટલી ખરીદી કરી શકશે? तो बाजार में कितना रुपया लेने गयो છે? 200 रुपया। तो વધીને એ 200 રૂપિયાની ખરીદી કરી શકે, એનાથી વધારે શોપિંગ નહીં કરી શકે। તો તમારું સમીકરણ બનશે 30x लेस देन 200। क्लियर? चलिए लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया उसमें से हमारा इक्वेशन बना 30x शुड बी लेस देन 200। चलिए नाउ केस नंबर 2। अब दूसरा केस सोचते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़की है रेशमा, वो बाजार जा रही है। अब उसको कुछ रजिस्टर एंड बॉल पेन की खरीदी करनी है, रजिस्टर्स एंड पेन की शॉपिंग करनी है। तो रेशमा उसके लिए मार्केट जा रही है और साथ में लेके जा रही है 120 रुपीज। रेशमा मार्केट जा रही है 120 रुपीज लेके और उसको परचेस क्या करने हैं? रजिस्टर एंड पेन्स। अब रजिस्टर है वो 40 रुपीज का एक आता है और पेन है वो 20 रुपीज की एक है। रजिस्टर कितने हैं? 40 रुपीज का एक रजिस्टर एंड पेन कितनी है? 20 रुपीज की एक पेन है। तो मान लेते हैं एक रजिस्टर के 40 रुपए है। तो रेशमा एक रजिस्टर परचेस करेगी तो उसका खर्चा कितना होगा? 40x। एक पेन की प्राइस है 20 रुपीज। तो सपोज उसने y पेन परचेस की हो तो y पेन का खर्चा कितना होगा? y इंटू 20 यानी कि 20y। अब ये दोनों का खर्चा मिला के वो मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकती है? 120 रुपए। या वो 120 रुपए पूरे खर्च करेगी या उससे कम खर्च करेगी। तो
ये बन जाता है आपका इक्वेशन के लिए रेशमा नाम की लड़की है वो 120 रुपीस लेके बाजार में जा रही है शॉपिंग के लिए, वहां से उसको रजिस्टर एंड पेन्स वगैरह की शॉपिंग करनी है। अब एक रजिस्टर की प्राइस है 40 रुपीस, ऐसे वो एक्स रजिस्टर परचेस करेगी तो उसकी प्राइस हो जाएगी 40x। एक पेन की प्राइस है 20 रुपीस, ऐसे y पेन्स की शॉपिंग करेगी तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 20y। अब इन दोनों का मिला के कुल उसके पास रुपए कितने हैं, 120 रुपए लेके मार्केट गई है तो 120 रुपए की या फिर उससे कम रुपए की शॉपिंग करेगी। क्लियर? तो ये हो गया आपके दो इक्वेशन। अब इस तरीके से आपको जो भी थ्योरी दी जाती है आप उसके ऊपर से ऐसे इक्वेशन सेट कर सकते हो। रेशमा नामની છોકરી છે, હવે એ જવું છે બજાર અને ત્યાંથી રજિસ્ટર અને બોલપેનની ખરીદી કરવી છે। હવે માર્કેટ છે એ રેશમા ખીચામાં 120 રૂપિયા લઈને જાય છે તો કુલ રૂપિયા આપણા પાસે 120 છે। હવે એને રજિસ્ટરની ખરીદી કરવી છે કે એક રજિસ્ટરની કિંમત છે 40 રૂપિયા, તેવા x રજિસ્ટરની કિંમત 40x, એક બોલપેનની કિંમત છે 20 રૂપિયા તેવી y બોલપેનની કિંમત 20y। એટલે કુલ ખર્ચો કેટલો પડશે રજિસ્ટર અને બોલપેનનો થઈને કા કે 120 રૂપિયા જેટલો અથવા તેનાથી ઓછો ખર્ચો પડશે, પરંતુ 120 રૂપિયાથી વધારાનો ખર્ચો નહીં કરે કેમ કે એના પાસે રૂપિયા જ 120 છે। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में कि भाई इनइक्वालिटी क्या है, वो अब आपको पता लग गया है कि भाई इनइक्वालिटी यानी नॉट इक्वल, असमानता એટલે समान नहीं। अब इक्वालिटी नहीं है तो कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बराबરની નિશાની ના વાપરી શકાય તો આપણે આ ચાર નિશાનીનો સમીકરણની અંદર ઉપયોગ કરશું। अब इक्वेशन है तो इक्वेशन में दो साइड होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। समीकरण में बे बाजू હોય, ડાબી બાજુ પણ હોય, જમણી બાજુ પણ હોય, तब उसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं तो अब वो हम देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहला है रूल नंबर 1। अब ध्यान से देखना है। रूल नंबर 1, मान लीजिए कि आपके पास कोई इक्वेशन है 20x plus 30y less than 200। आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है 20x plus 30y less than 200। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इक्वेशन की दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कोई पॉजिटिव नंबर उसमें ऐड करना चाहते हो, यानी कि एडिशन। તમારી પાસે સમીકરણ છે, સમીકરણની ડાબી અને જમણી બંને બાજુ તમે કોઈ સંખ્યા ઉમેરવા માંગો છો તો તમે ઉમેરી શકો છો અને વચ્ચેની જે નિશાની છે એમાં કંઈ જ ફરક નહીં પડે। अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कोई भी नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे या कि जो सिंबल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एज एन एग्जांपल 20x plus 30y plus 40 less than 200 plus 40। अगर आप इक्वेशन की दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी नंबर हमको ऐड करना है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। सेकेंड रूल इज सब्ट्रैक्शन रूल। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, जैसे आप इक्वेशन की दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इक्वेशन की दोनों तरफ कोई भी नंबर माइनस भी कर सकते हो। જેમ તમે સમીકરણની બંને બાજુ કોઈ પણ સંખ્યા ઉમેરી શકો છો એમ તમારે સમીકરણની બંને બાજુથી કોઈ સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો તમે સંખ્યા બાદ પણ કરી શકો છો। એનાથી પણ જે તમારી નિશાની હશે સમીકરણની એમાં કંઈ જ ફરક નહીં પડે। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से कोई नंबर माइनस भी करते हो तो भी आपका जो साइन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एज एन एग्जांपल इसी इक्वेशन में 20x
प्लस 30y माइनस 10 लेस देन 200 माइनस 10। तो इक्वेशन के दोनों तरफ से कोई भी नंबर अगर आप माइनस भी करते हो तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा और ये सिंबल भी एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? ओके, अब लेते हैं रूल नंबर 3, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 है आपका मल्टीप्लिकेशन का, गुणा करना नहीं है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन है 20x प्लस 30y लेस देन 50। चलो 5 मिनट कर देते हैं। अब आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप इक्वेशन की दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे मिडिल साइड में कोई चेंज नहीं होगा। एज एन एग्जांपल 10 into 20x plus 30y less than 10 into 500। अगर आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिंबल भी एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन की दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मिडिल साइड है वो रिवर्स हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। समीकरण बनने पर जो धन संख्या से गुणाकार करशो तो वच्चेना चिन्हમાં કંઈ ફરક નહીં પડે, પણ જો સમીકરણની બંને બાજુ તમે ઋણ સંખ્યાથી ગુણાકાર કરશો तो તમારું વચ્ચેનું ચિહ્ન છે એ ઉલટાઈ જશે। अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं सपोज -20 से तो -20 into 20x plus 30y 500 into -20। अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सिंबल जो लेस देन का था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन। जो समीकरण की બંને બાજુ તમે ઋણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરશો તો પહેલા જે તમે લેસ દેન ની નિશાની હતી હવે એ ઉલટાઈ જશે અને થઈ જશે ગ્રેટર દેન। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो मिडिल साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इक्वेशन के दोनों तरफ अगर आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो मिडिल साइन आपकी रिवर्स हो जाएगी। जो रूल मल्टीप्लिकेशन का है सेम रूल डिवीजन में भी होगा। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ आप पॉजिटिव वैल्यू से डिवीजन करते हो तो सिंबल में कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू से डिवीजन करोगे दोनों तरफ तो मिडिल साइन आपकी रिवर्स हो जाएगी। भागाकाરમાં પણ ગુણાકારની જેમ જ છે, સમીકરણની બંને બાજુ ધન સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરશો તો સમીકરણમાં કંઈ ફરક નહીં પડે અને ચિહ્ન પણ એકનું એમ રહેશે। તો જ્યારે સમીકરણની બંને બાજુ ઋણ સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરશો ત્યારે તમારી વચ્ચેની નિશાની ઉલટાઈ જશે। તો ગુણાકાર અને ભાગાકારનો ઋણ સંખ્યાનો જે નિયમ છે એ ખાસ યાદ રાખવો પડશે કે જ્યારે ઋણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવામાં આવે બંને બાજુ ત્યારે વચ્ચેની નિશાની ઉલટાઈ જાય છે। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है कि जब नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आपका जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्टली हम इसके रिलेटेड एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो आपका वर्क है ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो बुक में से एक बार पढ़ लीजिए और अगर कोई आपको कुछ टॉपिक समझ में ना आता हो तो आप हमें पूछ लीजिए। थैंक यू।